दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। आज हम दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के वन लाइनर के बारे में बात करेंगे पीटी के पर्पस से। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर में जो जुडिशरी यूपी जुडिशरी का जो पेपर हुआ था, उसमें जीएस में 9 माइनर एक्ट जुड़े थे। 9 माइनर एक्ट में से एक माइनर एक्ट ये भी था, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। ये जीएस के पेपर में पीटी में पूछा गया था और मेंस में भी। आज हम जिस पर्पस से बात करेंगे वो हम बात करेंगे पीटी के पर्पस से। हम आज इसके देखेंगे वन लाइनर, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उनसे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं इसके नाम से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। ठीक है, आइए हम इसका पॉइंट वाइज बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसके हम पहले पॉइंट देखेंगे। देखिए, इसका पहला पॉइंट है, इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज को देने व लेने के लिए प्रतिबंध लगाना था। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो था दहेज देने व लेने पर प्रतिबंध लगाना। दहेज को अगर दिया जाता है तब प्रतिबंध लगाना, और लिया जाता है तब प्रतिबंध लगाना। बहुत पहले से हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही थी। जब भी कोई शादी होती थी या विवाह समारोह होता था, वो तो उसमें लड़के की तरफ से कोई मांग की जाती थी या कुछ ऐसा लिया जाता था जिसे दहेज के रूप में कहा जाता था। अगर वो दहेज नहीं दिया जाता था, वो मांग पूरी नहीं की जाती थी, तो उसके हिसाब से ससुराल वाले या कह सकते हैं उसके घर वाले उससे प्रताड़ित करते थे। ये बहुत सारे केस ऐसे बढ़ने लगे, धीरे धीरे इन केसों में इतनी आगे बढ़ने लगे कि उससे स्त्रियों की हत्या भी होने लगी, और उनको दिखाया जाता है कि आकस्मिक मौत, जैसे कोई मर गया या फांसी लगा ली, किसी तरीके से कुछ हो गया, तो वो कहते थे कि लड़की ने फांसी लगा ली या मर गई, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण दहेज के भी होते थे। इन्हीं सब कारणों को दूर करने के लिए जो बनाया गया था वो था दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या है? ये अधिनियम 20 मई 1961 को बन के तैयार हुआ था। एक इसके बन के तैयार होने की विधि है और एक निर्माण की। ठीक है, ये बन के कब तैयार हुआ था? ये 20 मई 1961, 20 मई 1961 को बन के तैयार हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961। ये दो तिथि आपको ध्यान में रखनी है। एक तिथि ध्यान में रखनी है कि कब बन के तैयार हुआ था, एक याद रखनी है कब लागू हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्रमांक संख्या। यह अधिनियम का क्रमांक संख्या 28 है। क्रमांक संख्या क्या होता है? एक साल में जितने एक्ट बन के तैयार होते हैं उनका सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज उन्हें नंबर दिया जाता है। इसका नंबर क्या दिया गया था? 28। मतलब इस साल में जितने एक्ट तैयार हुए थे, कौन से एक्ट का नंबर था? ये 28वें नंबर पर बन के तैयार हुआ था, इसीलिए इसे क्रमांक संख्या 28 दी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड में बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि क्रमांक संख्या क्या है, जैसे एविडेंस का क्रमांक संख्या क्या है, टीपीए का क्रमांक संख्या क्या है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें कुल धाराएं जो दी गई हैं 10 दी गई हैं। इसको अध्याय में डिवाइड करना करके इसको धाराओं में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें अध्याय नहीं दी गई, इसमें केवल 10 धाराएं दी गई हैं जिसके बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट क्या होगा, कौन देगा, और दहेज लेना या लेने पर रोक कहाँ लगाई गई है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम इसका देखेंगे, इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। पूरा नाम हम इसका क्यों देख रहे हैं? पूरा नाम हम इसका इसलिए देख रहे हैं, कहीं कहीं किसी भी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि एक्ट का पूरा नाम क्या है। आपको दे देगा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1964, या ऑप्शन में रख देगा 1965। यहाँ आपका चेंज कर देगा और यहीं से आपका पूछ लेगा कि क्या है 1961। इसका क्या है पूरा नाम? 1961 कहाँ दिया गया? धारा 1 में। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट। इस अधिनियम में धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। दहेज की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 में। धारा 2 में जो दहेज को परिभाषित किया गया है उसमें दो शब्द दिए गए हैं। पहला क्या है? संपत्ति। दूसरा क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति। जो दहेज का लेन देन होगा, जो भी दिया जाएगा, लिया जाएगा, तो वो दो चीजों में होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? संपत्ति के रूप में, दूसरा क्या होगा? मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में। ठीक है, इसके संबंध में लेन देन होगा, कहाँ दिया गया है? धारा 2 में, परिभाषा खंड में। अगला क्या देखेंगे हम? अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा दहेज विवाह के समय। मतलब दहेज किस समय दिया किस समय दिया जाता है, किस समय लिया जाता है, उस टाइमिंग के बारे में बात की गई है। तो दहेज कब होता है? दहेज विवाह के समय, उसके पूर्व या बाद में दिया गया हो। कब दिया गया हो? या तो समय दिया गया हो, या तो उसके पूर्व में दिया गया हो, या तो बाद में। 3 कंडीशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताता है?
अगला पॉइंट कहता है दोनों पक्षकारों के सिवा कोई, मतलब इसमें दहेज में दो पक्षकार होते हैं, एक वर पक्षकार, दूसरा वधु पक्षकार, और इन पक्षकारों के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति, मतलब तीसरा पक्ष कोई अन्य व्यक्ति, माता पिता भी पक्षकारों की तरफ से लेन देन, उन पक्षकारों की तरफ से लेन देन या किसी प्रकार की मांग करते हैं तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आएंगे। अगर विवाह के पक्षकार जो हैं उनके सिवा कोई तीसरा पक्षकार, चाहे उनके माता पिता हो, रिश्तेदार हो या कोई अन्य पक्षकार हो, अगर वो किसी प्रकार की दहेज की मांग करते हैं या किसी गिफ्ट की मांग करते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बता रहा है? अगला पॉइंट बता रहा है यदि कोई पक्षकार को किसी नातेदार को, मतलब कोई पक्षकार, ठीक है, नातेदार या दूसरे पक्षकार को या किसी नातेदार को या अन्य व्यक्ति को कोई भेंट बिना मांग के, ये ध्यान रखना यहां पे क्या बताया गया इस पॉइंट पे, बिना मांग के कोई भेंट दी जाती है तो वह दहेज शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर उन्होंने मांग नहीं की है, अगर उन्होंने कुछ नहीं मांगा है और उन्हें बिना मांग के सपूर्वक प्रेम भेंट दी जाती है या प्रेम पूर्वक भेंट कुछ दिया जाता है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या हमारा, देखिए धारा 3। धारा 3 क्या बताती है? धारा 3 कहती है, धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा, क्या, यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा लेगा तो वह 5 वर्ष के कारावास से, कितना, धारा 3 में कितना बताया गया, अगर दहेज देगा या दहेज लेगा तो 5 वर्ष के कारावास से और 15,000 रुपए जुर्माना। क्या है? 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपए जुर्माना, जो बढ़ सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। क्या है? ये जुर्माना बढ़ तो सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। कहां दिया गया? धारा 3 में, ध्यान रखना, धारा 3 में दिया गया है दहेज देगा या दहेज लेगा, देगा या लेगा। ठीक है, इन दोनों को दंडनीय बनाया गया है, कितना, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। जुर्माना बढ़ सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? यदि कोई व्यक्ति दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करता है, मतलब किसी को प्रेरित करता है कि आप दहेज लो, या किसी को कहता है कि आप इस स्थिति में है कि आप दहेज ले सकते हैं, आप किसी भी चीज की मांग करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, अगर वो दुष्प्रेरित करता है तो वो भी इसी धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला बता रहा दहेज लेने के प्रयास, अगर कोई व्यक्ति दहेज लेने का प्रयास करता है तो वो भी धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 3 में कितने प्रकार के दंड दिए गए? अगर दहेज देगा या लेगा तब दंडनीय होगा, दुष्प्रेरित करेगा तब दंडनीय होगा, और प्रयास करेगा तब दंडनीय होगा। और तीनों में कितने दंड दिए गए? 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। जुर्माना कितना? 15,000 रुपए, जो बढ़ सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या देखेंगे हम? अगला पॉइंट हमारा है यदि कोई पक्षकार धारा 4 के अंतर्गत दहेज लेने की मांग करता है, क्या करता है? दहेज लेने की मांग, वहां दहेज देगा या लेगा, धारा 3 में क्या कर रहा है? दहेज देगा या लेगा, लेकिन धारा 4 में क्या बता रहा है कि डायरेक्ट मांग कर रहा है दहेज की, तो वह 6 मास के कारावास से, कितना, 6 माह के कारावास से जो 2 वर्ष तक का अधिकतम हो सकता है। 6 मास का कारावास जो 2 वर्ष तक अधिकतम हो सकता है, और जुर्माना कितना? 10,000 रुपए हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। क्या करेगा? अगर वो दहेज की मांग करता है तो 6 माह के कारावास से, जो बढ़कर कितना हो सकता है अधिकतम? 2 वर्ष तक, और जुर्माना कितना? 10,000 रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा। अगला पॉइंट क्या है? दहेज की मांग कैसे करेगा? या तो प्रत्यक्ष कर सकता है या तो अप्रत्यक्ष कर सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या बता रखा? अगला पॉइंट है 4A सेक्शन 4 का। ठीक है, इसमें क्या बता रखा? ये 1986 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपसे पीटी में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि दहेज प्रतिषेध की अधिनियम की धारा 4A को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा? 1986। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1986 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या था? इसके अंदर था यदि कोई व्यक्ति धारा 4A किसी विज्ञापन द्वारा अपनी कोई संपत्ति, क्या है? नंबर 1, अपनी कोई संपत्ति या किसी धन का अंश, नंबर 2, नंबर 3, किसी कारोबार में अंश, और नंबर 4, हित में कोई अंश। क्या क्या है? अपनी कोई संपत्ति, नंबर 2 किसी धन का अंश, नंबर 3 किसी कारोबार में अंश या हित में कोई अंश।
देने में दहेज का प्रस्ताव करता है, इनमें से किसी भी अंश का दहेज में प्रस्ताव करता है कि मैं दूंगा या देने का प्रस्ताव करता है, तो क्या उसको कैसे दंडित किया जाएगा? 6 माह के कारावास से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना 15,000 रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी प्रस्ताव करता है, वो संपत्ति का प्रस्ताव करता है, धन के अंश का प्रस्ताव करता है, कारोबार के अंश का प्रस्ताव करता है, या क्या करता है, हित के अंश का प्रस्ताव करता है, तो वह कितने माह के दंड से दंडित होगा? 6 माह के कारावास से कम नहीं, अधिकतम कितना हो सकता है? 5 वर्ष का हो सकता है, और जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया? देखिए दंड कहां कहां है। धारा 3 में कितना दंड था? धारा 3 में था अगर दहेज लेगा और दहेज देगा तो दंड कितना था? 5,000 रुपए, ठीक है। 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए, नंबर 1 दंड। धारा 3 में कितना दंड है? अगर दहेज लेगा, दहेज देगा, या दुष्प्रेरित करेगा या प्रयास करेगा, ये 3 चीजें याद रखना। दहेज देगा, लेगा, दुष्प्रेरित करेगा या प्रयास करेगा, तो 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। जुर्माना जो बढ़ सकता है बट कम नहीं हो सकता, से दंडित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बताया गया? धारा 4 में क्या बताया गया? अगर दहेज की मांग करेगा, डायरेक्ट दहेज की मांग करेगा, तो दंड कितना बताया गया था? 6 माह का कारावास जो बढ़ के 2 वर्ष तक हो सकता है, और 10,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दूसरा दंड हो गया। और धारा 4A में क्या बताया गया? अगर विज्ञापन द्वारा, ठीक है, अगर कोई संपत्ति, अगर वो 4A में कोई संपत्ति देता है, किसी संपत्ति का अंश देता है, हित में अंश देता है, कारोबार में अंश देता है, ये ध्यान रखना, धन का अंश देगा या कारोबार में अंश देगा या कोई संपत्ति या हितों में कोई अंश, इनमें से अलग अलग करके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से 4A में क्या नहीं दिया गया है। किसी धन का अंश, किसी कारोबार में अंश, कि हित में कोई अंश, और चौथा पॉइंट कोई और रख देगा, कह देगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो धारा 4A में नहीं दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वही होगा। अगर आपको ये ऑप्शन याद है, कोई संपत्ति दी गई है, धन का अंश दिया गया है, कारोबार में अंश दिया गया है, हित में अंश दिया गया, ये 4 चीजें याद है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव करता है तो दंड कितना दिया गया? 6 मास के कारावास से कम नहीं, परंतु जो कितना हो सकता है? 5 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना कितना है? 15,000 रुपए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दहेज से संबंधित कोई भी करार। एक लौता सेक्शन इसमें यही है करार के संबंध में। अगर दहेज से संबंधित कोई भी करार किया जाता है या करार होता है तो वह शून्य होगा, वो किसी भी प्रकार का करार क्यों ना हो, ठीक है। इसमें अगर कोई भी कॉन्टेक्ट होता है दहेज प्रतिशत अधिनियम में, वह प्रारंभिक शून्य होगा, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट ये था। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। अगला देखिए धारा 6 क्या बताता है। धारा 6 कह रहा है यदि कोई दहेज विवाहित स्त्री विवाहिता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जो विवाहित स्त्री है उसके भिन्न किसी स्त्री द्वारा प्राप्त किया जाता है, भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? पहला पॉइंट क्या बताता है? पहला पॉइंट बताता है यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है, मतलब अगर विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया, पहले विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है, तो विवाह की तारीख के पश्चात, ये ध्यान रखना, विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर। पहला आपका ऑप्शन यहां बना, विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर। कहां दिया गया? धारा 6 के 1A में क्या बताया गया? अगर यदि विवाह से पूर्व, विवाह से पहले उनने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जैसे आपका कहीं कहीं कल्चर होता है ना, देखिए आपका ईस्ट यूपी हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, इन सब में कल्चर अलग अलग होता है। कहीं पे क्या नाम है, जो सामान लड़की को दिया जाता है वो विवाह से पहले दिया जाता है, कहीं पे सामान जो दिया जाता है वो विवाह के बाद दिया जाता है, और किसी किसी स्थान पे ऐसा होता है जो उसे भेंट दी जाती है या सामान दिया जाता है वो लड़की के साथ जाता है। तो उन्हीं कंडीशनों के बारे में यहाँ बात करी हुई है, ठीक है। पहला क्या बता रहा, अगर वह विवाह से पूर्व प्राप्त कर लेता है, विवाह से पहले प्राप्त कर लेता है, तो विवाह की तारीख, मान लीजिए जिस दिन विवाह की तारीख है, तारीख 19 तारीख हो गई, 19 तारीख के पश्चात, 19 तारीख के बाद 3 मास के भीतर उसे वापस करना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है यदि विवाह के समय, मतलब जिस समय विवाह हो रहा उस समय या उसके पश्चात प्राप्त किया, मतलब जब विवाह हो रहा है उस समय दिया गया है या विवाह के बाद दिया गया है, तो उसकी प्राप्ति की तारीख से, जिस दिन उनने वो प्राप्त किया उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर। ये ध्यान रखना, हर एक उसमें दिया गया है 3 माह के भीतर, यहां भी 3 माह के भीतर
यहां भी माह के भीतर, 3 माह के भीतर ही होगा, लेकिन क्या होगा, प्राप्ति की तारीख से होगा। वहां पे क्या दे रखा है, विवाह की तारीख से होगा। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि उस समय प्राप्त किया गया था जब स्त्री की आयु 18 वर्ष प्राप्त नहीं की थी। मतलब जब स्त्री का विवाह हुआ था, पहले जब नाबालिग विवाह होता था, बालिका वधु विवाह कर दिया जाता था, लड़की बालिक नहीं होती थी, अगर उस लड़की की आयु 18 वर्ष नहीं है तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात 3 मास के भीतर, आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर, जिस दिन उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली उसके 3 मास के भीतर वापिस करेगा। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना, इस कंडीशन में से सवाल बन सकते हैं और बनते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी अगर विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख से, अगर विवाह से पहले प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख से 3 मास के भीतर, अगर विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया है तो उसकी प्राप्ति की तारीख से। ठीक है, अगर विवाह के समय या उसके पश्चात, मतलब विवाह के समय या उससे पश्चात प्राप्त किया गया तो विवाह की तारीख से, और उस समय प्राप्त किया जब उसकी 18 वर्ष की आयु नहीं थी, तो जब उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली तो 3 मास के भीतर वापिस करना होगा। कहां, 6 के 1C में। 6 से 1A में क्या दे रखा है, विवाह की तारीख के पश्चात। 1B में क्या दे रखा है, प्राप्ति की तारीख। ठीक है, 1C में क्या दे रखा है, स्त्री की आयु के बारे में 18 वर्ष की। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पीटी के आराम से बनेंगे, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा पक्का। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है जो कोई भी ऐसा अंतरण प्राप्त करता है उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। मतलब जो कोई भी ऐसा अंतरण, जिसे भी ऐसा अंतरण दिया जाता है या जो उसे प्राप्त करता है वो क्या करेगा, स्त्री के फायदे के लिए। ऑप्शन में क्या दे देगा, किसके फायदे के लिए, स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। किसके रूप में, न्यास के, ट्रस्टी के रूप में। ठीक है, धारण करेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक, धारा 6 के अंतर्गत व्यक्ति अंतरण करने में असमर्थ रहता है। अगर इस कंडीशन में, ये जितनी कंडीशन दी गई हैं, इन कंडीशन को 3 मास के भीतर करने में वो असफल रहता है, वो नहीं दे पाता है, वापस नहीं कर पाता है, तो दंड का प्रावधान कहां किया गया है, धारा 6 के अंतर्गत ही। क्या बताया गया, असमर्थ रहता है तो 6 माह का कारावास, जो कम नहीं होगा, अधिकतम कितना हो सकता है, 2 वर्ष तक हो सकता है। 6 मास का कारावास जो बढ़कर 2 वर्ष तक हो सकता है, और 5,000 रुपए जुर्माना जो बढ़कर 10,000 रुपए तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा। कहां बता रखा है, सेक्शन 6 के सब क्लोज 2 में। सब क्लोज 1 में क्या बता रखा है, ABC में बता रखा है, वापस करने की स्थिति बता रखी है, किस किस स्थिति में आप वापस कर सकते हैं। अगर विवाह से पहले दिया गया है तो विवाह से पहले दिया गया तो विवाह की तारीख पे, अगर विवाह के समय दिया गया है तो प्राप्ति की तारीख पे, अगर स्त्री की आयु 18 वर्ष नहीं हुई है तो 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद, और किस रूप में धारण करेगा, न्यासी के रूप में धारण करेगा। अगर नहीं वापस कर पाया तो क्या करेगा, 6 मास का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ सकता है, 5,000 रुपए जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, यदि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है। ये बात, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। ठीक है ना, ये और ये, यहां से यहां तक, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, इन सब इसको ध्यान से सुनेंगे तो एक क्वेश्चन तो पक्का है ही आपका। यदि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर, ये मृत्यु कितने वर्ष के भीतर होनी चाहिए, 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर 1 कंडीशन, यदि संतान नहीं है तो उसके माता पिता को संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अगर उस स्त्री की कोई संतान नहीं होती है और 7 वर्ष के भीतर उस स्थिति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से आकस्मिक डेथ हो जाती है कैसे भी, तो वो जो उसे दिया जाता है, जो उसे उपहार दिए जाते हैं, तो वो संपत्ति जो दी जाती है वो किसको अंतरण कर दी जाएगी, उसके माता पिता को। यदि संतान है, अगर उस स्त्री की कोई संतान है, संतान नाबालिग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि संतान है तो उसकी संतान को संपत्ति वापस कर दी जाएगी, और अगर वो नाबालिग है तो ऐसे अंतरण तक ऐसी संपत्ति न्यासी न्यास के रूप में, क्या है, न्यासी न्यास के रूप में धारण करेगा। मतलब उसका एक ट्रस्टी बनाया जाएगा, और जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो वह उसे सौंप देगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला पॉइंट बताता है, इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, संज्ञान कौन ले सकता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संज्ञान कौन लेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है,
अब अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट क्या है, न्यायालय अपनी जानकारी पर, मतलब न्याय संज्ञान कौन लेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और किस किसके परिवाद पर लेगा, इसके बारे में हम चर्चा अगले पॉइंट में करेंगे। किसके पे लेगा, एक तो न्यायालय स्वयं पे लेगा अपनी जानकारी पे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी, पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, ठीक है। पहला किस पे लेगा, स्वयं पे, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर, तीसरा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर लेगा, ठीक है। उसके बाद उसके माता पिता या रिश्तेदार, कौन कौन हो गया, पीड़ित व्यक्ति हो गया, फिर क्या क्या बता रहा, उसके माता पिता, रिश्तेदार, अथवा अथवा और कौन कौन, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के, इनमें से किसी एक के परिवार पर संज्ञान ले सकता है। कौन कौन है, पहले तो स्वयं हो गया, न्यायालय लेगा, ठीक है, अपनी जानकारी पर, फिर पुलिस रिपोर्ट पर, उसके बाद पीड़ित व्यक्ति, न्यायालय स्वयं पे लेगा और पुलिस रिपोर्ट पर लेगा और पीड़ित व्यक्ति, यहां तक तो आपको आसानी से पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, या उसके माता पिता जुड़ गया एक, या रिश्तेदार दो, या अथवा, ठीक है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन, इनमें से किसी एक के परिवार पर संज्ञान ले सकता है। ये कहां दिया गया है, सेक्शन 7 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये परिवार किसके किसके ले सकता है, ये ध्यान रखना, उसके माता पिता, रिश्तेदार और मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था, ये दोनों चीजें पूछ सकता है ऑप्शन में देके, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, जानकारी अपनी जानकारी पे लेगा, पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, पीड़ित व्यक्ति। क्वेश्चन कहां से बनेगा, माता पिता, रिश्तेदार या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन, ये चीजें ध्यान रखना, कल्याण संस्था, संगठन, माता पिता, रिश्तेदार और ये, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपराध का अन्वेषण एवं गिरफ्तारी परियोजनाओं के लिए संज्ञेय होगा तथा प्रत्येक अपराध अजमानतीय, ये पॉइंट ध्यान देने के लायक है। बस यहां पे इस वाले पॉइंट में बस ये दो चीजें, बस क्या है, अपराध अजमानतीय और असमनीय होंगे। क्या होंगे, धारा 8 में क्या बताया गया है, कोई भी अपराध इसके अंदर क्या होगा, अजमानतीय और असमनीय, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताता है, इस अधिनियम के अंतर्गत सबूत का भार, मतलब अधिनियम के अंतर्गत सबूत का भार जो है, वो सबूत का भार साबित करने का दायित्व किस पे होगा, वो होगा अभियुक्त पर। जो सबूत का भार होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैंने दबाव ऐसा नहीं डाला है, ये सब मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं, वो साबित करने का भार किस पे होगा, वो उसी अभियुक्त पर होगा जो मना कर रहा है। वो कहां होगा, धारा 8A में, ठीक है। 8B क्या बता रहा है, 8B कह रहा है इसके अंतर्गत राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, कितने, जितने राज्य सरकार सोचती है उतने नियुक्त करने चाहिए, ठीक समझती है, ठीक है, उतने ही क्या करेगी, दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। कहां नियुक्त करेगी, धारा 8 के अंतर्गत। कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार, ये बात ध्यान रखना, राज्य सरकार नियुक्त करेगी, कितने नियुक्त करेगी, जितने वे ठीक समझती है। क्या नियुक्त करेगी, दहेज प्रतिशत अधिकारी। अगला पॉइंट क्या बता रहा, उस दहेज प्रतिशत अधिकारी के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी। जो दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया है उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति भी करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार, 8B के 4 में, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा, सेक्शन 9 वो पॉइंट अगला क्या बता रहा, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बना सकती है। 9 में कौन नियम बनाता है, धारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और धारा 10 के अंतर्गत कौन नियम बना सकता है, धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो आपकी ये समथिंग 40 पॉइंट हैं। अगर आपने इन पॉइंटों को ध्यान से देख लिया तो आई होप, मुझे लगता है आपका पीटी में से इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, क्योंकि बेयर एक्ट के सारे पॉइंट को डिस्कशन किया गया है। एक एक पॉइंट में से निकाला गया है कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले में ये हो गया, कब बन के तैयार हुआ था, कब बना था, ठीक है, और क्रमांक संख्या क्या थी, कुल धाराएं 10 थी, ये पॉइंट हो गया। धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। उसके बाद दिया गया है संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 2 में चीजें क्या ध्यान दे रहे हैं, एक संपत्ति और एक मूल्यवान प्रतिभूति। उसके बाद दहेज कब दिया जाता है, या तो विवाह के समय, विवाह के पूर्व, या बाद में दिया गया हो। कब दिया गया हो, या तो विवाह के समय दिया गया हो, या विवाह के पूर्व दिया गया हो, या बाद में। 3 कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंतर्गत 2 पक्षकार होते हैं, एक वर पक्षकार, एक वधु पक्षकार। उन पक्षकारों के सिवा कौन पक्षकार होंगे, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है,
माता पिता हो सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति लेन देन करता है तो वो भी दंडनीय होंगे इसी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर कोई व्यक्ति बिना मांगे दूसरे को दहेज देता है, सहपूर्वक भेंट देता है, तो वो दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। ठीक है, भेंट बिना मांग के करता है कोई भेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, फिर अगला क्या कह रहा है, अगला धारा 3 में कह रहा है अगर कोई व्यक्ति दहेज देगा लेगा तो कहां दंडनीय बनाया गया है, धारा 3 में कितना, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। ध्यान रखना, धारा 3 में बताया गया है 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। जुर्माना बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। ठीक है, मतलब कम नहीं होगा और बढ़ सकता है। कहां बताया गया, धारा 3 में दहेज देगा या लेगा तो दंडनीय बनाया गया। उसके बाद धारा 3 में किसी और दंडनीय बनाया गया, दुष्प्रेरण व्यक्ति को, जो दुष्प्रेरित करेगा और जो दहेज लेने या देने का प्रयास करेगा। इन तीनों को, दहेज देगा या लेगा तब दंडनीय, दुष्प्रेरित करेगा तब, और प्रयास करेगा तब। धारा 4 में क्या बताया गया, अगर आप दहेज की मांग करते हैं, धारा 4 क्या बताता है, अगर आप दहेज की मांग करते हैं तो कितना, 6 मास का कारावास, 2 वर्ष 6 मास का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ सकता है, और 10,000 रुपए जुर्माना। फिर अगला क्या बताता है, दहेज की मांग कैसे होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। उसके बाद क्या होता है, धारा 4 क्या होता है, धारा 4 1986 में जोड़ी गई थी। क्यों जोड़ी गई थी, क्योंकि इससे पहले कोई व्यक्ति संपत्ति या किसी धन के अंश या कारोबार के अंश या हित में कोई अंश दहेज में देने का प्रस्ताव करता है, क्या करेगा, या तो कोई संपत्ति देगा, या कारोबार में कारोबार में अंश देगा, या हित में अंश देगा, या धन का अंश देगा, तो किससे दंडनीय होगा, 6 मास के कारावास से कम नहीं, जो अधिकतम 5 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माना 15,000 रुपए से कम नहीं हो सकता, दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कोई भी करार अगर इस अधिनियम के अंतर्गत होता है तो धारा 5 के अंतर्गत क्या होगा, वो शून्य करार होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है अगर विवाह से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, अगर किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया है विवाहित स्त्री से भिन्न, तो उसे वो दहेज वापस करना होगा, वो सामान वापस करना होगा जो उन्हें प्राप्त किया है, संपत्ति प्राप्त की है, कुछ भी प्राप्त किया है, उसे वापस करना होगा। कब वापस करना होगा, अगर वो विवाह से पूर्व प्राप्त करता है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, अगर विवाह से पूर्व प्राप्त करता है तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त करता है तो प्राप्ति की तारीख के 3 मास के भीतर। ठीक है, और यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर। ठीक है, ऐसा अंतरण असमर्थ रहता है, अगर वो अंतरण करने में असमर्थ रहता है, अगर वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं करता, वापस नहीं करता है, तो वो 6 मास के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकता है, और 5,000 रुपए जुर्माना जो बढ़ के 10,000 रुपए हो सकता है, दंडित किया जाएगा। धारा इसमें क्या हो जाता है, अगली धारा क्या, यदि स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, अगर कोई स्त्री है उसकी मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, विवाह के बाद 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो वो लेके आई है सामान, तो उसको किसको दिया जाएगा, यदि संतान नहीं है तो उसके माता पिता को संपत्ति अंतरण कर दी जाएगी, यदि संतान है तो उसको दे दी जाएगी, और एक ट्रस्टी बनाया जाएगा जो ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति को गेन करेगा, और जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब उसे वापस कर देगा। धारा 7 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अपराध का संज्ञान कौन लेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा, किस किस पे लेगा, न्यायालय अपनी जानकारी पे ले सकेगा, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर ले सकेगा, उसके बाद उसके माता पिता, रिश्तेदार अथवा मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के परिवार पर। 8 क्या बताता है, 8 बताता है कोई भी अपराध जो होगा वो इस धारा के अंतर्गत अजमानतीय और असम्मानीय होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताता है, इस अधिनियम के अंतर्गत सबूत का भार साबित करने का दायित्व किस पे होगा, अभियुक्त पर, जो कहता है कि मैंने दहेज नहीं लिया या जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद धारा 8A क्या बताती है, धारा 8A सबूत का भार हो गया। उसके बाद बताती है धारा 8B क्या बताती है, राज्य सरकार दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी, दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त करेगी, उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी दहेज प्रतिशत अधिकारी के लिए, वो कहां करेगी, 8के बी में। ठीक है, उसके बाद धारा 9 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है, और धारा 10 में राज्य सरकार। ये था आपका दहेज प्रतिशत अधिनियम के 1 लाइनर। ठीक है, ये बेयर एक्ट का पूरा क्या नाम है, जितने आपके 10 सेक्शन से उसमें से जो जो पॉइंट बन सकते हैं तो वो पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। अगर आपने इन पॉइंटों को ध्यान से सुन लिया या ध्यान से देख लिया, 1-2 बार पढ़ लिया, तब भी आपका इसमें से कोई क्वेश्चन पीटी में नहीं छूटेगा, मेंस में भी आपको ये बहुत सहायता करेगा। इसी तरीके से हम 9 के 9 एक्ट जो हैं यूपी के, जो जीएस में जुड़े थे, उनके 1 लाइनर आपसे डिस्कस करेंगे, आपके सामने लाएंगे, और 9 के 9 बेयर एक्ट हम एक डे वाइज डे कराएंगे।